सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो कि दो पैरेलल प्लेट दी हुई हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट आपको दी हुई है। जैसे एक पैरेलल प्लेट ये है आपकी, मैं सामने से देख रहा हूं इसको, इस टाइप से ये रहेगी पीछे की तरफ एक्सटेंडेड। इनफाइनाइट प्लेट है ये आपकी, इस टाइप से रखी हुई है ये, और इसके पैरेलल दूसरी प्लेट आपकी रखी हुई है। ये दो प्लेट्स आपको दी हुई है। अब इन दोनों प्लेट्स के चार फेस हो जाएंगे। जैसे ये प्लेट है आपकी लेफ्ट प्लेट, इसका लेफ्ट फेस और राइट फेस होगा। इसी तरह से ये जो राइट प्लेट है इसका भी लेफ्ट फेस और राइट फेस होगा। अगर अपन इस प्लेट को Q1 चार्ज देते हैं और इस प्लेट को चार्ज दे देते हैं Q2, तो इन चारों जो फेसेज हैं इन पे क्या क्या चार्ज होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। ये लेफ्ट फेस को मैं फेस 1 बोल देता हूँ, इसको सेकेंड फेस, इसको थर्ड फेस, ये आपका फोर्थ फेस है। चारों फेसेस पे चार्जेस क्या क्या होंगे, ये इस टाइप की प्लेट्स आपको दी हुई है। ये सभी तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, पैरेलल प्लेट है आपकी। इस टाइप की प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल इनको रखा हुआ है। एक प्लेट पे टोटल चार्ज दे रहे हैं Q1, दूसरी प्लेट को दे रहे हैं चार्ज Q2। तो इनके जो चारों फेस हैं इन पे कितना चार्ज आएगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ये प्रूव करेंगे गॉस लॉ की मदद से कि जब भी पैरेलल प्लेट्स आपकी आमने सामने रखी हुई होती हैं तो उनकी फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। ये अपन कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। जैसे मान लो दो पैरेलल प्लेट हैं आपकी, एक प्लेट ये है, मैं सामने से देखते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये पहली प्लेट है और इसके पैरेलल दूसरी प्लेट रखी हुई है यहाँ पे। अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो फेस 2 और फेस 3 है, यानी दोनों की सरफेस 2 और सरफेस 3 है, उन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करता हूँ। एक क्लोज गॉसियन सरफेस अपन कंसिडर करेंगे। सिलेंड्रिकल सरफेस मैं ले लेता हूँ, ये सिलेंडर है, इसका जो लेफ्ट सर्कुलर फेस है सिलेंडर का वो आपका पहली प्लेट के अंदर लोकेटेड है, और इसका जो राइट सर्कुलर फेस है वो सेकंड प्लेट के अंदर लोकेटेड है। मान लो इस सिलेंडर का जो एरिया है वो कितना है, डेल्टा ए। अब अगर मान लीजिए कि अपने को ये पता करना है इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो फ्लक्स जो है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके दो तो सर्कुलर फेस हैं, ये लेफ्ट सर्कुलर फेस और राइट सर्कुलर फेस, और एक ये बीच में जो आपका लेटरल सरफेस है आपकी कर्व्ड सरफेस, इससे कितना फ्लक्स जाएगा ये अपने को पता करना होगा। तो यहाँ पे तो अगर अपन देखें, ये जो आपका लेफ्ट सर्कुलर फेस है ये कंडक्टिंग प्लेट के अंदर लोकेटेड है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, इस लेफ्ट सर्कुलर फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 0। इसी तरह से इसका जो राइट सर्कुलर फेस है इस गॉसियन सरफेस का, वो भी इस प्लेट के अंदर लोकेटेड है। तो राइट सर्कुलर फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 0। और बीच में आपको ये पता है, अपन ने स्टडी भी किया था, कंडक्टिंग प्लेट्स के केस में फील्ड आपका किस टाइप का रहता है। अगर मैं एक कंडक्टिंग प्लेट दे देता हूँ, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे अगर सर्टेन डिस्टेंस पे आप फील्ड देखोगे, फील्ड डिस्टेंस से तो इंडिपेंडेंट आएगा और प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे अपन ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि बीच में जो आपका फील्ड होगा वो क्या होगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर आपका पॉइंट करेगा। ये आपका मान लीजिए कि सर्टेन चार्ज आपका इसके अंदर इस फेस के ऊपर है, सर्टेन चार्ज इस फेस के ऊपर है, बीच में जो फील्ड होगा वो आपका क्या होगा,
या तो लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट करेगा या राइट से लेफ्ट की ओर पॉइंट करेगा। लेकिन इतना क्लियर है कि जो फील्ड होगा वो आपका ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपन ने कंसिडर की है, इसकी कर्व्ड सरफेस के पैरेलल होगा। तो कर्व्ड सरफेस को कहीं भी कट नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कर्व्ड सरफेस के पैरेलल जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर लोगे तो वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो इससे भी कोई फ्लक्स आपका पास नहीं होगा। अगर मैं ये मानूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। या तो राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, क्योंकि जो फील्ड होता है प्लेट की वजह से वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड देखिए वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर की ओर होगा या इधर की ओर होगा। तो कर्व्ड सरफेस से भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, दोनों सर्कुलर फेसेस से भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। इसका मतलब नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज 0। और गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है वो किसके बराबर होता है, गॉस लॉ से, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये क्या होगा, 0 के बराबर। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, 0। गॉसियन सरफेस में 0 चार्ज इनक्लोज्ड है। तो अगर मैं ये मानता हूं कि मान लीजिए इसका ये जो फेस है आपका, इसके ऊपर चार्ज आपका मान लीजिए ये जो डेल्टा ए एरिया इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कट होगा, इस पे चार्ज मान लो आपका एक्स है। और ये जो एरिया कट होगा प्लेट का, प्लेट की सरफेस का इस गॉसियन सरफेस के द्वारा, इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए वाई है। तो इन दोनों जो चार्जेज हैं, ये चार्जेज आपके गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड है, इन दोनों का अलजेब्राइक सम क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू -x। यानी अगर इस पे x चार्ज है तो इधर कितना चार्ज होगा, -x। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि जब भी दो पैरेलल प्लेट्स, जब भी आपकी दो प्लेट्स को, इनफाइनाइट प्लेट्स को आमने सामने रखा जाएगा, फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। अगर इस डेल्टा ए एरिया पे x चार्ज है तो इस डेल्टा ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, -x। क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के द्वारा जो टोटल फ्लक्स आपका पास होगा वो 0 है, तो इसके द्वारा इनक्लोज चार्ज भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, एक प्रिंसिपल के रूप में ही आप इसको याद रखिए। ऑन द फेसिंग surfaces of parallel plates equal and opposite charges appear. Equal and opposite charges appear. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको मिल गया है। जब भी दो प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाएगा, आमने सामने के जो फेसेज हैं या आमने सामने की जो सरफेसेज हैं उन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। तो अब मान लीजिए कि इस केस में अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, इन चारों फेसेस पे अपने को चार्ज पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि जो फेसिंग सरफेस है उन पे क्यू और -q चार्ज है। जैसे ये प्लेट है और इसके सामने ये प्लेट रखी हुई है। पहली प्लेट को अपन ने टोटल चार्ज कितना दिया है, Q1। दूसरी प्लेट को टोटल चार्ज कितना दिया है, Q2। तो मान लेते हैं इसकी ये जो सरफेस है आपकी, ये राइट सरफेस लेफ्ट प्लेट की, इसके ऊपर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q। इसके ऊपर ये चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपने को ये पता है इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q1। तो इस सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, Q1 - Q, क्योंकि नेट चार्ज तो कंजर्व्ड ही है। तो लेफ्ट फेस पे कितना चार्ज रहेगा, Q1 - Q। अब ये जो फेसिंग सरफेस है इस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा, ये अपन ने यहाँ पे प्रूव किया है। तो ये जो सेकंड प्लेट है उसकी फेसिंग सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, इक्वल अपोजिट चार्ज। तो इस पे चार्ज कैसा रहेगा, -q के बराबर। इस पे चार्ज रहेगा -q। और अगर इस पे -q चार्ज है, पूरी प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होना है, Q2। तो इसके राइट फेस पे कैसा चार्ज रहेगा, Q2 प्लस Q। अगर आप इनको ऐड करोगे इन दोनों फेसेस पे चार्जेस को, तो दोनों को ऐड करो, Q से -q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Q2। यानी इस पे टोटल चार्ज क्या हो गया, Q2। इस पे टोटल चार्ज हो गया Q1।
तो अब अपने को इस Q की वैल्यू पता करनी है, ये Q आपका अननोन है। तो इसके लिए अपन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि कहीं भी प्लेट के अंदर कोई पॉइंट चूज कर लीजिए, या तो लेफ्ट प्लेट के अंदर चूज कर लीजिए या राइट प्लेट के अंदर चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ये पॉइंट P चूज कर लिया। इस P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर लोकेटेड है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। तो ये चूंकि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर लोकेटेड है पॉइंट P, इस पे नेट फील्ड को अपन 0 कर देते हैं। तो अब जब अपन नेट फील्ड 0 कर रहे हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे पॉइंट P पे किन किन चार्जेस की वजह से फील्ड होगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट है आपकी, एक प्लेट ये है। इसके इस सरफेस पे चार्ज है Q1 माइनस Q, इस सरफेस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है माइनस Q, इस पे चार्ज है Q2 प्लस Q। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं पॉइंट P के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था जब अपन एक प्लेट की वजह से फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, प्लेट के राइट साइड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पे चार्ज रहेगा कुछ, और कुछ चार्ज आपका यहाँ पे रहेगा। इसमें दो सरफेसेज हैं प्लेट की, राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस। आपको ये पता है एक चार्ज शीट की वजह से फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस कंडक्टिंग प्लेट को दो सरफेसेज या दो चार्ज शीट के इक्विवेलेंट आप मान सकते हो। तो इधर किसी पॉइंट पे आप फील्ड कैलकुलेट करोगे, इस चार्ज शीट की वजह से फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस चार्ज शीट की वजह से भी फील्ड कितना होगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो इधर की ओर ही फील्ड होगा, कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक जो चार्ज शीट है, कंडक्टिंग प्लेट की हर सरफेस को आप एक चार्ज शीट के इक्विवेलेंट मान सकते हो, और एक चार्ज शीट की वजह से फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज शीट तो आपकी ये है, इस चार्ज शीट की वजह से फील्ड कितना होगा? अगर मैं प्लेट्स जो हैं, वैसे तो ये इनफाइनाइट प्लेट है, यानी इनका एरिया बहुत लार्ज है, उस लार्ज एरिया को मैं ये ले लेता हूं। तो इस पे एक चार्ज शीट तो ये हो गई, ये चार्ज शीट हो गई। अब इसकी वजह से, इस चार्ज शीट की वजह से, ये बताइए P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज शीट है। कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इतना रहेगा फील्ड आपका। जो सिग्मा है उसकी वैल्यू तो क्या होगी? Q अपॉन A के बराबर। तो ये आपका रहेगा सिग्मा की वैल्यू, तो ये हो गई। और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है फील्ड, तो ये फील्ड आएगा आपका। अब ये नेगेटिव चार्ज शीट है, तो इसकी वजह से फील्ड आपका अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, Q अपॉन A के बराबर। तो फील्ड इसकी वजह से क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, केवल जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है। ये जो अंदर वाली सरफेसेज हैं, इनकी वजह से तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से फील्ड आपका इधर की ओर पॉइंट करेगा, नेगेटिव चार्ज शीट की वजह से फील्ड इधर की ओर पॉइंट करेगा। दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों की वजह से नेट फील्ड P पे क्या होगा? 0। अब बच गए ये सरफेस और ये सरफेस, इनकी वजह से फील्ड देखते हैं। तो एक सरफेस आपकी ये है, इसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मैं, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम कंजस्टेड हो रहा है, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो इसकी वजह से P पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा? इधर की ओर। इस फील्ड को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ P के ऊपर, ये पॉइंट P है आपका। इधर की ओर कितना फील्ड होगा इस चार्ज शीट की वजह से? तो ये होगा आपका Q1 माइनस Q, चार्ज डेंसिटी तो हो गई ये, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज शीट ये बच गई, इसकी वजह से फील्ड देखो इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज शीट इधर पॉइंट करेगा। इस फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो भी लिख लीजिए। ये कितनी होगी? Q2 प्लस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट।
इन दोनों को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप देख के भी बता सकते थे कि चूंकि इन पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, इनकी वजह से पी के ऊपर फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो केवल जो आउटर फेसेज है उनकी वजह से फील्ड आप लिखिए और फील्ड को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि पी के ऊपर नेट फील्ड क्या होना है, जीरो। तो अगर नेट फील्ड जीरो है तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए Q2 प्लस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए Q1 माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब 2a एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, Q2 प्लस क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू। यहां से Q देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई। जब Q की वैल्यू आपको पता लग गई है तो आप चारों फेसेस के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो आप बता सकते हो। जैसे ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स थी, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, चार फेस हैं इनके, इसको टोटल चार्ज दिया है Q1, इसको चार्ज दिया है Q2। ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है और ये फोर्थ फेस है। तो जो सेकंड और थर्ड है उस पर तो इक्वल और अपोजिट आ रहा है, और इनकी जो वैल्यू है Q की वैल्यू वो आपको पता है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होगी। तो सेकंड फेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2। थर्ड फेस पे चार्ज कितना होगा, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। फर्स्ट फेस पे चार्ज कितना होगा, फर्स्ट फेस पे चार्ज होगा Q1 माइनस Q। तो Q1 माइनस Q कितना आएगा, ये देखिए Q1 में से Q को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका Q1 प्लस Q2 बाई 2। यानी पहली जो आउटर सरफेस है उस पर चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसी तरह से ये जो आउटर सरफेस है 4, इस पे कितना चार्ज है, ये देखिए इस पे चार्ज कितना होगा, Q2 प्लस Q। तो Q2 प्लस Q की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये कितनी आएगी, ये देखो Q2 प्लस Q की वैल्यू है Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये भी अगर आप कैलकुलेट करो तो कितनी आती है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 ही आती है। यानी फोर्थ फेस पे भी चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिल रहा है, टोटल चार्ज कितना था दोनों प्लेट्स पे, Q1 प्लस Q2। तो जो आउटर जो सरफेस है उन पे चार्जेस कितने होंगे, टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाई 2। ये जो रिजल्ट है आपका, ये कितनी भी प्लेट्स के लिए वैलिड है, चाहे 3 प्लेट रखी हुई हो चाहे 4 प्लेट रखी हो। आउटर सरफेसेज जो है उन पे चार्ज कितना होगा, प्लेट्स पे टोटल चार्ज, सभी प्लेट्स पे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2। तो आप ये रिजल्ट जो है ये आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से इसको याद रख सकते हो, इन पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन the charges on आउटर सरफेसेस, दो ही आउटर सरफेस होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट और 4 ये आउटर सरफेसेज है। ऑन आउटर सरफेसेस द चार्जेज ऑन आउटर सरफेसेस आर इक्वल टू the algebraic sum of total charges on all the plates, total charges on all the plates divided by 2। डिवाइडेड बाई 2।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल रहा है ऑन each लिख देता हूँ, each outer surface is equal to the algebraic sum of total charges on all the plates divided by 2। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो आप आसानी से ये बता सकते हो कि जो पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये पहले दो प्लेट का ही एग्जांपल लेता हूँ। एक प्लेट को मैंने चार्ज दे दिया है कितना, 3Q, टोटल चार्ज दिया 3Q। दूसरी प्लेट को मान लीजिए मैंने चार्ज दे दिया -2Q। अब आपको ये बताना है कि इन सरफेसेस पे चार्ज कितना आएगा, इन चारों सरफेसेस पे कितना चार्ज आएगा। तो ये रिजल्ट अगर आपको पता है तो आप ये कह सकते हो कि पहली और फोर्थ सरफेस पे अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे Q1 + Q2 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3Q - 2Q। यहाँ पे अल्जेब्राइक सम लेना है, ये ध्यान रखना। तो टोटल चार्ज दोनों प्लेट्स पे कितना है, Q के बराबर, डिवाइडेड बाई 2, Q/2। तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q/2। इस पे भी चार्ज कितना होगा, Q/2। अब बाकी प्लेट जो सरफेसेस बची हैं उन पे तो चार्ज कंजर्वेशन से आप पता कर ही सकते हो, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज कितना है, 3Q। इस पे अगर Q/2 है तो राइट सरफेस पे कितना होगा, 5Q/2। और फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है तो इस पे कितना होगा, -5Q/2। तो तुरंत आप बता सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। इसमें मान लो 3 प्लेट है आपकी, मान लीजिए 3 प्लेट है। एक प्लेट ये है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट आपको दे दी है। इस पे चार्ज अपन ने दे दिया है Q, इस पे मान लीजिए 0, इस पे -5Q। अब आपको ये जो सरफेसेज हैं, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, 4, 5, 6, इन सब पे आपको ये पता करना है चार्ज कितना होगा। कैसे पता करेंगे, तो यहां पे देखिए फिर से वही लॉजिक अपन यूज करेंगे। जो आउटर फेसेज हैं 1 और 6, इस पे चार्ज अपन तुरंत बता सकते हैं, बाकी पे चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे। और एक अपने पास ये लॉजिक है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। तो आउटर जो फेसेज हैं उन पे चार्ज कितना होगा, Q1 और Q6 तो इक्वल ही होंगे। पहली और छठी सरफेस पे तो चार्ज इक्वल ही होगा। कितना होगा, टोटल चार्ज कितना हो गया, Q + 0 - 5Q डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा, -4Q/2 -2Q आ गया। तो इस पे चार्ज कितना होगा, -2Q। इस पे भी चार्ज कितना होगा, -2Q। इसकी अंदर वाली सरफेस पे कितना चार्ज होगा, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करो, टोटल चार्ज Q होना चाहिए। इस पे -2Q है तो इस पे क्या होगा, 3Q। फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, इस पे क्या आएगा, -3Q। इस पे टोटल चार्ज कितना होना है, 0। तो एक पे अगर -3Q है, दूसरे पे कितना होगा, +3Q। इसकी फेसिंग सरफेस पे क्या चार्ज होगा, -3Q। इस पे टोटल चार्ज -5Q। तो तुरंत आप ये बता सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका किस टाइप से रहेगा। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। देखो इसमें कोई भी डाउट है तो Q, इसको 2Q, इसको 3Q। अब कौन बताएगा जो 6 फेस है उन पे क्या क्या चार्जेज होगा, हर्षित। सर फर्स्ट पे होगा 3Q। फर्स्ट पे 3Q आ जाएगा। इन तीनों का सम करिए कितना आया, 6Q। 6Q डिवाइडेड बाई 2, 3Q। ठीक है, इस पे भी क्या रहेगा, 3Q। इस पे कितना होगा, 2Q। 2Q। सर टोटल -2Q। चार्ज कितना होगा, -2Q, क्योंकि चार्ज को तो कंजर्व रखना पड़ेगा। और इस पे कितना आएगा, +2Q। +2Q, क्योंकि फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। इस पे टोटल चार्ज कितना है, 2Q।
इस पे 2q आ गया तो इधर वाली पे कितना रहेगा 0, और इस पे 0 है तो फेसिंग सरफेस पे तो इक्वल और अपोजिट होता है, इस पे भी 0 ही रहेगा। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आप तुरंत बता सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, अगर आप पैरेलल प्लेट्स जो है उनके में आप देखोगे तो फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा, एक लॉजिक ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, पैरेलल प्लेट्स के केस में जो आउटर सरफेस है उन पे, हर आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो क्या होगा, सभी प्लेट्स पे चार्जेस का अलजेब्राइक सम डिवाइडेड बाई 2। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि अगर मान लो कि आपको ये दिया हुआ होता कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट्स, इनको प्लेट्स आप बोल सकते हो, स्फेरिकल सेल हैं लेकिन इसको आप स्फेरिकल प्लेट्स बोल सकते हो, इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मान लो अब की बार मैं पैरेलल प्लेट्स ना लेके स्फेरिकल प्लेट लेता हूँ। एक प्लेट ये ले लिया, ये स्फेरिकल सेल है बेसिकली, होलोस्फियर। इसकी रेडियस मान लीजिए आपकी ये है, और एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल और है। इनको बेसिकली स्फेरिकल प्लेट्स ही बुलाया जाता है। तो पहली स्फेरिकल प्लेट जिसकी रेडियस ए है, दूसरी स्फेरिकल प्लेट जिसकी रेडियस बी है। अब मान लीजिए कि इसको अपन ने चार्ज दे दिया Q और इसको चार्ज दे दिया 3Q, आउटर को चार्ज दे दिया 3Q। तो अब इनकी जो सरफेसेज हैं उन पे चार्ज किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा। यहाँ पे इसकी अगर इनर सरफेस है तो क्या उस पे कोई चार्ज आएगा, एनीवन? अगर मान लो ये स्फेरिकल प्लेट है आपकी, स्फेरिकल सेल है, तो इसके अंदर तो ये होलो रहेगी, तो क्या अंदर चार्ज आएगा सुशांत? नो सर। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा जब अपन कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, फिर इस पे जो बढ़िया प्रॉब्लम बनेगी वो भी अपन देखेंगे। अंदर वाली जो सरफेस है उस पे चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अगर अंदर वाली सरफेस पे चार्ज आ गया तो ये सोचिए कि फील्ड लाइन जो है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये अंदर वाली प्लेट है आपकी स्फेरिकल प्लेट, आप कह रहे हो कि इसकी अंदर वाली सरफेस पे चार्ज आ गया, ये स्फेरिकल प्लेट है, थिकनेस इसकी काफी कम रहेगी। अब चूंकि कंडक्टर के अंदर तो कोई फील्ड लाइन ड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि अंदर फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। अंदर फील्ड क्या होता है कंडक्टर के 0। तो ये अंदर वाली प्लेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप कह रहे हो कि अगर मान लो कि मैं ये अजम्पशन लेता हूँ कि अंदर चार्ज आया, जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज अपीयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज आया है तो चार्ज से फील्ड लाइन भी निकलेगी, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी। अब वो फील्ड लाइन जाएगी कहाँ, कहीं तो जाना पड़ेगा, तो उसको टर्मिनेट होना पड़ेगा फिर से इसी कंडक्टिंग सरफेस पे अंदर, क्योंकि उसके एस्केप होने का तो और कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक पाथ कंसिडर कर लेता हूँ, ये पाथ कंसिडर कर लेता हूँ, ये क्लोज पाथ। ये जो डैश लाइन है ये आपकी इस स्फेरिकल प्लेट के अंदर लोकेटेड है, और ये आपकी इसके प्लेट के मटेरियल के बाहर है। अब अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो फील्ड आपका नॉन जीरो है, लेकिन अंदर तो फील्ड आपका 0 होगा, इस डैश लाइन के अलोंग तो फील्ड 0 है। तो अगर मैं एक क्यू चार्ज ले लेता हूं और इस क्यू चार्ज को मैं इस पूरे कर्व लाइन के अलोंग में मूव कराऊं, तो इस क्लोज पाथ के दौरान, मूव कराने के दौरान, क्या इसके ऊपर नेट वर्क डन आपका 0 होगा? क्योंकि आपको ये पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा एक क्लोज लूप के अंदर वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन 0 होता है। तो अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो ए से बी तक कुछ वर्क डन होगा जो नॉन जीरो होगा। ए से बी तक ले जाऊंगा तो वर्क डन क्या रहेगा, नॉन जीरो। लेकिन बी से ए पे लेके आता हूं इस डैश लाइन के अलोंग, तब वर्क डन क्या रहेगा,
जीरो, क्योंकि डैश लाइन के अलोंग फील्ड क्या है, जीरो। यहाँ पे फील्ड आपका जीरो है तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा चार्ज के ऊपर, तो बी से ए तक वर्क डन जीरो है। इस क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा, ए बी ए, इसमें वर्क डन क्या हो गया, नॉन जीरो। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन जो है वो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनकरेक्ट है, अंदर चार्ज अपीयर नहीं हो सकता। तो अपन ने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया कि अंदर चार्ज आएगा ही नहीं। कैविटी के अंदर कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं है तो अंदर चार्ज इनर सरफेस पे चार्ज अपीयर नहीं होगा। चूंकि इसमें अंदर कोई चार्ज नहीं था तो इनर सरफेस पे चार्ज अपीयर नहीं हो सकता। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि अंदर चार्ज आएगा तो उस केस में मैं एक क्लोज पाथ ऐसा चूज कर सकता हूं जिसमें चार्ज को मूव कराने में वर्क डन नॉन जीरो होगा। वर्क डन अगर नॉन जीरो है तो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनकरेक्ट। एक सेकेंड वेट कीजिएगा आप लोग। अब ये ध्यान दीजिए, इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो सबसे अंदर वाला जो स्फीयर है उसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, जीरो। तो अगर मैं यहाँ से ही स्टार्ट करता, मान लो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है, ये फोर्थ सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस पे तो चार्ज जीरो ही रहना चाहिए, इस पे चार्ज अपीयर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस पे चार्ज आया तो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, जो हो नहीं सकता। तो पहली जो प्लेट है उस पे टोटल चार्ज कितना दिया है, क्यों इनर सरफेस पे तो आ नहीं सकता, तो इसकी बाहर वाली सरफेस पे ही आएगा। तो जो सेकंड सरफेस है इसकी अंदर वाली प्लेट की, उस पे चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू। अब थर्ड प्लेट पे चार्ज कितना रहेगा, कोई बता सकता है कितना चार्ज आएगा, एनीवन? ये जो आउटर जो स्फेरिकल प्लेट है इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, आयुष? सर माइनस क्यू। माइनस क्यू। क्योंकि अगर फिर से अपन गॉस लॉ अप्लाई करें, क्लोज सरफेस कंसिडर कर लेते हैं जिसका कुछ पार्ट आपका इस प्लेट के अंदर लोकेटेड है, कुछ आउटर प्लेट के अंदर लोकेटेड है। तो उस केस में उस पे उससे जो फ्लक्स आपका पास होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो। और अगर फ्लक्स आपका जीरो है तो उस केस में चार्ज इनक्लोज्ड भी आपका जीरो होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं इसको प्लेट को थोड़ा सा इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। इस प्लेट को भी थोड़ा इस टाइप से ड्रॉ कर दो और एक क्लोज सरफेस कंसिडर कर लो। जैसे ये क्लोज सरफेस कंसिडर कर लिया, ये आपकी आउटर जो प्लेट है उसमें लोकेटेड है एक क्लोज सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हो गई, इस पे गॉस लॉ अप्लाई कर दो, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर इस पे गॉस लॉ अप्लाई कर दो। तो चूंकि ये पूरी सरफेस आपकी कंडक्टर के अंदर लोकेटेड है और कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, जीरो। और नेट फ्लक्स से क्लोज सरफेस से जो पास होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसका मतलब इसके द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज होगा, इस डैश सरफेस के द्वारा। तो आपको ये पता है कि इस पे चार्ज आपका जीरो है, इस पे क्यू है, तो इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज हो ताकि क्यू इनक्लोज्ड आपका जीरो हो जाए, इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस क्यू। तो थर्ड सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू। लेकिन जो आउटर प्लेट है उस पे टोटल चार्ज कितना है, थ्री क्यू। तो इनर पे अगर माइनस क्यू आ गया तो बाहर वाली पे कितना आएगा, फोर क्यू, ताकि टोटल चार्ज क्या रहे, कंजर्व्ड।
तो इस टाइप से आप स्फेरिकल प्लेट्स के केस में भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आपका मेथड था ये आप अंदर वाली प्लेट के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। जैसे यहाँ पे तो अपन ने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया है, इसकी इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ये आप गोस लॉ से भी प्रूव कर सकते हो। जैसे अंदर वाली जो प्लेट है आपकी ये है, अब मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ। एक स्फेरिकल सरफेस मैंने कंसिडर कर लिया। स्फेरिकल सरफेस पूरी तरह से इस स्फेरिकल प्लेट के अंदर लोकेटेड है। आपको ये पता है कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, तो इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा? जीरो। और फ्लक्स अगर जीरो पास हो रहा है तो क्यू इनक्लोज्ड क्या होना चाहिए? जीरो। तो इस पे टोटल जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? जीरो। यहाँ पे इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया है। प्रसिद्ध सर जो आउटर मोस्ट सरफेस है सर वो कंडक्टर है, तो अंदर चार्ज आ कैसे सकता है? अंदर चार्ज कैसे आ सकता है मतलब? सर जो सबसे बाहर वाली सरफेस है सर वो भी तो कंडक्टर ही है ना, तो उसकी इनर सरफेस पे चार्ज कैसे आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा चार्ज? यहाँ पे तो अंदर क्यू इनक्लोज्ड आपका जीरो है, तो अंदर पहले से कोई चार्ज है नहीं। अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दूं तो इनर पे कितना आएगा? माइनस क्यू आएगा। सबसे अंदर वाली जो प्लेट है उसकी इनर सरफेस पे चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्यू रख देता, मान लो इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू रख देता हूं, तो फिर मेरे को क्यू इनक्लोज को जीरो करने के लिए इनर सरफेस पे कितना चार्ज लाना पड़ेगा? माइनस क्यू, ताकि क्यू इनक्लोज क्या हो जाए? जीरो गॉस लॉ से। तो यहाँ पे कि इस अंदर वाली जो प्लेट है स्फेरिकल प्लेट, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, इस वजह से इसकी इनर सरफेस पे भी कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। लेकिन अगर अंदर चार्ज होता, जैसे यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्यू रख दो, तो इसकी इनर सरफेस पे क्या होता? माइनस क्यू होता। गॉस लॉ से अपन ने प्रूव किया है ये चीज। यहाँ पे इसी चीज को मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से बताया था कि अगर आप अंदर फील्ड अज्यूम करते हो, अंदर कोई एक्सटर्नल चार्ज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि अंदर चार्जेज अपीयर हो रहे हैं इनर सरफेस पे, तो फील्ड लाइन निकलेंगी, और फील्ड लाइन निकलेंगी तो आपका फील्ड कैसा हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा इस केस में। तो इस वजह से अंदर कोई चार्ज आपका अपीयर नहीं होगा। तो स्फेरिकल प्लेट्स के केस में भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो कि ये इनर प्लेट है, सबसे इनर मोस्ट प्लेट, ये इसके बाहर अनोदर प्लेट है, ये अनोदर कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट आपको दी हुई है। मान लो इसको टोटल चार्ज दिया है 3Q, इसको चार्ज दिया है -Q, और इसको चार्ज दिया है 4Q। अब आपको बताना है ये जो सरफेसेज हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 सरफेसेज पे क्या क्या चार्ज आएगा? कोई बता सकता है? एनीवन? एनीवन? हर्षित? सर फर्स्ट पे 0, फर्स्ट पे 0 रहेगा, ठीक है। सेकंड पे 3Q, सेकंड पे 3Q, -3Q, -3Q, 2Q, 2Q, -2Q, -2Q, 6Q। बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यानी यहाँ भी ये रूल आपका अप्लीकेबल होगा कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। यहाँ भी ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा, ये पैरेलल प्लेट्स के केस में भी वैलिड है और आपका स्फेरिकल प्लेट्स के केस में भी आपका वैलिड रहेगा। तो इस टाइप से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ, अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर।
अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। जब भी आप दो कंडक्टर्स को आपस में टच कराते हो तो दोनों कंडक्टर्स सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल होता है। कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है उसका पूरा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका पोटेंशियल आपका सेम होता है। तो जब भी अपन किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल वही हो जाएगा जो अर्थ का हो जाएगा, क्योंकि अर्थ को अपन एक आइडियल कंडक्टर मान के चलते हैं। आइडियल कंडक्टर क्या है? जो अनलिमिटेड सप्लाई कर सके इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो अर्थ जो है वो चूंकि अनलिमिटेड सप्लाई कर सकता है, अर्थ से आप अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो या अर्थ को अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो अर्थ को अपन एक आइडियल कंडक्टर मानते हैं। और अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है? 0। तो जिस भी कंडक्टर को अपन अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब भी दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हो तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो आपको एक चीज तो ये ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी 0। अर्थ इज assumed to be 0। क्योंकि ये वैसे भी करेक्ट है, क्योंकि अर्थ एज ए होल क्या है? न्यूट्रल है। अब अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकाल लेते हो या कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ को दे देते हो तो अर्थ जो है उसके ऊपर पोटेंशियल बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। तो इस वजह से अपन अर्थ का जो पोटेंशियल है वो अपन 0 मान के चलते हैं। अपन अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है? 0। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन लेने से या कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ को देने से अर्थ का जो पोटेंशियल है वो प्रैक्टिकली चेंज नहीं होगा। तो अब जिस भी कंडक्टर को अपन अर्थ करते हैं यानी अर्थ से कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी वही हो जाएगा जो अर्थ का पोटेंशियल है। दो कंडक्टर्स को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। अर्थ भी एक आइडियल कंडक्टर है, तो अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे तो उस कंडक्टिंग मटेरियल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। whenever a conducting या conductor is connected to the earth, its potential becomes 0। becomes 0। तो जब भी आप किसी भी प्लेट को आप अर्थ करते हो, जैसे इसको अर्थ कर दिया है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। अर्थिंग को अपन इस सिंबल से डिनोट करते हैं, कई बार ये सिंबल यूज करते हैं। जैसे ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका अर्थिंग करना है तो अपन इस टाइप से डिनोट करेंगे, सिंबल ये है। या फिर ये सिंबल भी यूज होता है कई बार, ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कंडक्टर को आपने अर्थ कर दिया है तो उसका पोटेंशियल भी आप क्या लोगे? 0 लोगे। तो इस अर्थिंग के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बेस्ड होंगी, तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अर्थिंग पे ही लेता हूं। पहले स्फेरिकल कंडक्टर्स लेते हैं और फिर पैरेलल प्लेट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपको दिया हुआ है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको एक स्विच के थ्रू अपन ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। स्विच इनिशियली ओपन है, आर रेडियस का ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके अराउंड एक 2r रेडियस का अनोदर स्फेरिकल कंडक्टर है।
ये आपको दिया हुआ है सिस्टम। अब मैं जो इनर स्फेरिकल कंडक्टर है उसको चार्ज दे देता हूँ 2q, आउटर जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसको मैं चार्ज दे रहा हूँ कितना, q। आपको बताना है जब अपन स्विच को क्लोज करेंगे तो इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा, हाउ मच चार्ज flows through the switch when it is closed. ये आपको पूछा गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, ये केवल अर्थिंग की ही प्रॉब्लम है। आप इस इनर जो कंडक्टर है उसको अर्थ कर रहे हो, अर्थ करने की वजह से इसमें से कितना चार्ज जाएगा ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे अननेसेसरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि जब आप अर्थ करते हो, पहली चीज तो अर्थ करने से क्या होगा, ये जो कंडक्टर है इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इनर जो कंडक्टर है उसको आपने अर्थ कर दिया है तो इनर कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। ये कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज तो कंजर्व्ड होता है, लेकिन आपने इस इनर कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या इसका चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, नहीं, इसका चार्ज कंजर्व्ड नहीं होगा, क्योंकि कुछ चार्जेस इससे अर्थ में फ्लो कर सकते हैं या अर्थ से इसमें आ सकते हैं। आपने अनलिमिटेड सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा तो आप इसका चार्ज 2q नहीं रख सकते। तो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, चार्जेज जो है वो इसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। अब मान लो इस पे जो नया चार्ज है वो कितना आ गया, q। क्या आउटर के ऊपर भी टोटल चार्ज आपका अफेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड है, इसको अपन ने कहीं भी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया है, ना ही किसी अदर कंडक्टर से कनेक्ट किया है, ये तो आइसोलेटेड कंडक्टर है, कहीं आउटर इन्वायरमेंट से ज्वाइन नहीं है, तो इस पे तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड ही रहेगा, इस पे चार्ज कितना रहेगा, q। तो ये नए चार्जेज है, इस पे q है और इस पे तो कैपिटल Q ही रहेगा। अब इन चार्जेस की वजह से इनर का पोटेंशियल अपने को 0 करना है, तो इनर का पोटेंशियल 0 कर दीजिए, स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी। पहले तो जब ये जो आपका इनर कंडक्टर है इसका पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर रहे हो, पहले तो इसकी वजह से कैलकुलेट करो, इसके खुद के ऊपर कितना चार्ज है, स्मॉल q चार्ज है। तो ये बताइए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आपको ये पता है जैसे कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर आपका होता है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा और बाहर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। मान लो इसकी रेडियस आपकी ये है, कोई बता सकता है कितना पोटेंशियल होगा, r लेस देन इक्वल टू a के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा और r ग्रेटर देन a के लिए पोटेंशियल क्या होगा, एनीवन, पार्थ। सर अंदर KQ/A होगा और बाहर KQ/R। हाँ, अंदर हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा KQ/A और बाहर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, ये रहेगा पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब अपन इनर कंडक्टर का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो एक तो आपका ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर चार्ज है कितना Q, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल निकालेंगे, तो इसकी खुद की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है KQ अपॉन रेडियस, तो इसके खुद के चार्ज की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ अपॉन इसकी रेडियस R। अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो कंडक्टिंग प्लेट है इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q, तो इसकी वजह से अंदर कितना पोटेंशियल आएगा, इनर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आउटर कंडक्टर है इसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है, इसकी वजह से अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कितना होगा, KQ अपॉन इसकी रेडियस। तो इसकी वजह से इस अंदर वाले जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन दिस रेडियस, क्योंकि अंदर वाला जो कंडक्टर है इस बाहर वाले के अंदर लोकेटेड है और बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने अभी आपको बताया
कि अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है, कितना होता है, के क्यू अपॉन रेडियस के बराबर। तो इसकी वजह से अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन 2r। तो जैसे मैं इस पॉइंट का ही पोटेंशियल निकाल रहा हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं निकाल रहा हूं, इसको पॉइंट P बोल देता हूं। तो P के ऊपर ये अंदर वाले की सरफेस पे है, एक तो अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल होगा जो कितना होगा, सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। एक बाहर वाले की वजह से P के ऊपर पोटेंशियल होगा, तो बाहर वाले के ये पॉइंट P अंदर लोकेटेड है, तो बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन इसकी रेडियस 2r। दिस इज इक्वल टू 0, और यहां से अपने पास ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस Q/2। इसका मतलब जब अपन ने इसको अर्थ किया है कंडक्टर को, अर्थ करने से पहले तो चार्ज क्या था, इनिशियल चार्जेस क्या थे, ये 2q था, इस पे q था। अर्थ करने के बाद इसका चार्ज तो अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस Q/2। तो इनिशियल चार्ज अंदर वाले पे कितना है, 2q, फाइनल चार्ज कितना है, माइनस Q/2। कितना चार्ज फ्लो कर गया, charges flown in earth from the switch या थ्रू द स्विच, कितना चार्ज फ्लो कर गया, इनिशियल माइनस फाइनल। चार्जेस फ्लोन इन द अर्थ अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे कितना चार्ज चला गया है, तो इनिशियली कितना था, फाइनली कितना है, तो इनिशियल में से फाइनल घटा दो, जो चार्ज आपका चला गया है वो अपने को पता लग जाएगा, कितना चार्ज चला गया, 2q माइनस माइनस Q/2। कितना चार्ज फ्लो कर गया, 5q/2, इतना चार्ज फ्लो कर गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है इस क्वेश्चन में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा ही नहीं गया है। तो देखिए क्लियर है कि नहीं सभी को। एक और क्वेश्चन देता हूं, आपकी बार करिएगा। ये इनर प्लेट है जिसकी रेडियस मैं ले लेता हूं r, कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट रेडियस 2r, एक अनोदर कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट रेडियस 4r। इसको स्विच S1 के थ्रू मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं, इसको स्विच S2 के थ्रू मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं। इनिशियली दोनों स्विच ओपन है, अब इसको चार्ज देते हैं Q, इसको चार्ज देते हैं Q, इसको चार्ज देते हैं Q, ये अपन ने दे दिया है। पहले S1 को क्लोज कर दिया गया है, फर्स्ट S1 is closed and after some time interval, कुछ टाइम बीत जाने के बाद S2 is also closed, S2 is also closed। तो पहले पार्ट में आपको ये पूछा गया है, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू S1 आफ्टर S1 is closed। Find the charge flown to the ground after S1 is closed। S2 अभी भी ओपन है, ये ध्यान रखना, स्टिल ओपन। और सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है, फाइंड चार्ज फ्लोन टू द ग्राउंड after S2 is closed। हाँ आयुष,
सर फर्स्ट पार्ट का आंसर 7q/4। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 7q/4 करेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब अपन S1 को क्लोज कर देते हैं, अपन ने S1 को क्लोज कर दिया है, तो S1 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। ये सॉरी, जो इनर स्फीयर है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। इसको मैं स्फीयर 1 बोल देता हूँ, ये 2 है, ये 3 है आपका, ये 1 है आपका स्फीयर, ये 2 है, ये 3 है। तो जब आप अंदर वाले को स्विच क्लोज करोगे तो अंदर वाले को आपने अर्थ कर दिया है, तो पहले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन इसका चार्ज अब क्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इसको अनलिमिटेड चार्ज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, एक चार्ज रिजर्वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसका चार्ज आप कैपिटल क्यू नहीं रख सकते, अब आपको क्यू रखना पड़ेगा। बाहर वाले दोनों तो अभी भी आइसोलेटेड हैं, तो इनका चार्ज तो वही रहेगा, क्यू और क्यू। तो अब ये चार्जेज हैं, जब S1 को क्लोज करोगे तो अंदर वाले पे क्यू हो गया, इस पे कैपिटल क्यू, इस पे कैपिटल क्यू। अब अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो कर दीजिए, तो इसके खुद की वजह से अंदर वाले का पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R। सेकंड वाले की वजह से पहले का पोटेंशियल कितना होगा? तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूं, अंदर वाले की वजह से तो पोटेंशियल हो गया KQ/R, क्योंकि इसकी सरफेस पे लोकेटेड है। इस कैपिटल क्यू की वजह से पोटेंशियल लिखूंगा तो इसके ये अंदर लोकेटेड है, अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो इसकी सरफेस पे है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? KQ/2R। फिर इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, तो इसकी वजह से भी अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो इस कैपिटल क्यू की वजह से भी पोटेंशियल क्या होगा? वही जो इसकी सरफेस पे है। सरफेस पे कितना है? KQ/4R खुद की वजह से। ये क्या होना चाहिए? जीरो। और यहां से देखिए क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू की वैल्यू आएगी -q/2 -q/4, यानी ये कितना आ जाएगा? -3q/4। अब कितना चार्ज ग्राउंड के अंदर फ्लो कर गया? तो पहले ये देखो, इस पे इनिशियल चार्ज कितना था पहले कंडक्टर पे? क्यू। फाइनली चार्ज कितना आ गया? क्यू फाइनल कितना आ गया? -3q/4। तो कितना चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया? क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल, कितना आ जाएगा? क्यू -3q/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 7q/4। ये आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अपन ये कह रहे हैं कि अब S2 को क्लोज किया गया, तब कितना चार्ज फ्लो करेगा S2 के थ्रू? S1 अभी भी क्लोज्ड है, S1 आपका क्लोज्ड है। तो अब ये सिचुएशन है आपकी, ध्यान दीजिएगा, S1 अभी भी क्लोज्ड है। अब आपने इसको भी क्लोज कर दिया है, इसको भी ग्राउंड कर दिया, तो अब कंडीशन ये रहेगी कि जो अंदर वाला है, पहला स्फीयर है, उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, थर्ड का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। पहले का पोटेंशियल भी आपको जीरो करना पड़ेगा, तीसरे का पोटेंशियल भी जीरो करना पड़ेगा। क्या पहले और तीसरे पे चार्जेस सेम ही रहेंगे? चार्जेस तो सेम नहीं हो सकते। क्या इसके ऊपर अंदर पे चार्ज -3q/4 होगा? अब एनीवन? -3q/4 नहीं होगा, क्योंकि ये तो तब था जब ये ओपन था, ये क्लोज था। जब आपने दोनों को क्लोज रखा हुआ है, तो चूंकि दोनों ही आपके अर्थ से कनेक्टेड हैं, दोनों के ऊपर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो अब अपने को इसके ऊपर चार्ज लेना होगा Q1, इस पे चार्ज कितना लेंगे? Q3 ले लेते हैं। इस पे तो चार्ज कंजर्व्ड है क्योंकि ये अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे चार्ज कितना रहेगा? Q। अब दो अननोन है और दो ही इक्वेशंस आपके बनेंगे। तो पहला इक्वेशन तो ये हो जाएगा, पहले पे पोटेंशियल जीरो कर दो, पहले का पोटेंशियल जीरो करो। तो इस Q1 की वजह से, जैसे मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूं,
तो Q1 की वजह से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 अपॉन R। इसकी रेडियस R है, इसकी 2R है, इसकी रेडियस 4R है। फिर इस कैपिटल Q की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये अंदर लोकेटेड है, तो कैपिटल Q की वजह से पोटेंशियल वही होगा जो इसकी सरफेस पे है, कितना होगा, KQ अपॉन 2R। फिर इस Q3 की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखो इस पॉइंट पे, तो Q3 की वजह से भी पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे है इसके, Q3 अपॉन 4R इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन आपको पता लग जाएगा, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, K अपॉन R को तो कट ही कर दीजिए, तो 4Q1 प्लस 2Q प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। बिल्कुल इसी तरह से अपन जो एक इक्वेशन ये लिख देते हैं, 3 का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। 3 का पोटेंशियल 0 करो, तो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का। एक तो Q1 चार्ज से देखेंगे, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो कितनी है, ये डिस्टेंस 4R है, तो Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, Q1 अपॉन 4R। यहाँ इस पॉइंट की डिस्टेंस देख रहे हैं इसके सेंटर से। सेकेंड वाले की वजह से भी इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो, क्योंकि ये आउटर पॉइंट है इसके लिए, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, 4R। तो सेकंड वाले की वजह से भी पोटेंशियल यही होगा, KQ अपॉन 4R। थर्ड वाले की वजह से, तो थर्ड वाले के तो ये सरफेस पे ही लोकेटेड है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ3 अपॉन 4R इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया, और यहां से एक इक्वेशन ये आ जाएगा, Q1 प्लस Q3 प्लस Q इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, पहले और तीसरे पे कितना चार्ज अपीयर होगा वो आपको पता लग जाएगा। तो जैसे अगर साथ साथ सॉल्व करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो पहले वाले में से, तो क्या आएगा, 3Q1 प्लस Q इज इक्वल टू 0, यानी Q1 तो कितना आ जाएगा, माइनस Q/3, और Q2 आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा माइनस 2Q/3। तो अब आपको पता लग गया दोनों पे चार्ज कितना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि S1 से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ग्राउंड के अंदर। तो पहले कितना चार्ज फ्लो किया था, जब अपन ने केवल S1 को क्लोज किया था, तब S1 से कितना चार्ज फ्लो किया था वो अपन पता कर चुके हैं। पहले पार्ट का तो आंसर क्या आ गया, 7Q/4 ये आ गया। जब अपन ने इसको कनेक्ट किया है, 3 को भी ग्राउंड कर दिया है, तब S1 से कितना चार्ज फ्लो करेगा, फ्लोन टू द ग्राउंड थ्रू S1 ये पूछा गया है, थ्रू S1 से ग्राउंड में कितना चार्ज जाएगा S2 को क्लोज करने के बाद। तो क्लोज करने से पहले देखो इस पे कितना चार्ज था, क्लोज करने से पहले तो इस पे चार्ज कितना था, माइनस 3Q/4। क्लोज करने के बाद चार्ज कितना आ गया, माइनस Q1 आ गया। तो इस केस में जब आप S2 को क्लोज कर रहे हो, तो Q इनिशियल तो आप क्या लोगे, ये तो Q1 के बराबर होगा। Q1 कितना था, माइनस 3Q/4, और इसको क्लोज करने के बाद इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। Q1 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया है, कितना आया है, माइनस Q/3। तो Q फाइनल कितना आ गया, माइनस Q/3। तो अब की बार कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लोन, ये Q इनिशियल माइनस Q फाइनल आएगा, 3Q/4 प्लस Q/3 हो जाएगा। तो आप ये देखोगे ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, माइनस 9 प्लस 4Q, माइनस 5Q/12। तो इतना नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर जाएगा। तो देखिए क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हमने पोटेंशियल एट थर्ड सरफेस कैसे निकाला, यहाँ पे पोटेंशियल कैसे लिखा है, यही पूछ रहे हो क्या आयुष।
यस सर। ये देखो अंदर वाला जो स्फीयर है उसके लिए ये पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, आउटर पॉइंट। आपको ये पता है आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, के क्यू अपॉन आर। जैसे इससे और मान लो आर डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे आउटर पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इनर स्फीयर है इसके, तो ये पॉइंट आउटर पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं निकाल रहा हूँ। तो ये आपका आउटर पॉइंट है, इसके सेंटर से कितना दूर लोकेटेड है, 4r डिस्टेंस दूर लोकेटेड है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, Q1 अपॉन 4r। फिर ये स्फीयर लेते हैं बीच वाला, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे, तो इसके लिए भी आउटर पॉइंट है, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस देखो कितनी है, 4r, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपॉन 4r। फिर ये इसकी वजह से देखते हैं इसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन इसकी रेडियस, तो KQ3 अपॉन इसकी रेडियस 4r अपन यूज करेंगे। तो इस टाइप से अपन पोटेंशियल लिखेंगे। देखो ये क्लियर है कि नहीं आयुष? यस सर, क्लियर है। तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पूछी जा सकते हैं इसके ऊपर। प्रणव, सर एक मिनट इसका क्वेश्चन दिखा दीजिए। अगर ये पूछा जाता आपको फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन टू द ग्राउंड इनिशियल मोमेंट से लेके फाइनली जब S1 S2 को क्लोज कर रहे हैं तब तक टोटल चार्ज कितना फ्लो किया ग्राउंड में, तो आंसर क्या होता? ये तो मैंने S2 को क्लोज करने के बाद पूछा है कितना चार्ज इस S1 के थ्रू ग्राउंड में जाएगा, लेकिन अगर इनिशियल मोमेंट से देखा जाए कितना चार्ज फ्लो किया, तो S1 को क्लोज करने के बाद कितना फ्लो किया वो देख लिया, S2 को क्लोज करने के बाद कितना फ्लो किया वो देख लिया, दोनों को ऐड कर दो। या आप ऐसा देख सकते हो कि इनिशियली चार्ज Q था, फाइनली इस पे चार्ज कितना आ गया, -Q/3। जब S1 S2 दोनों क्लोज हो गए तो इस पे चार्ज कितना है, -Q/3। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, Q माइनस Q/3 यानी 4Q/3। लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल चार्ज नहीं पूछा है, केवल S2 को क्लोज करने के बाद S1 से कितना चार्ज जा रहा है वही पूछ रहा हूँ। ये पहला पार्ट है, जब केवल S1 क्लोज था तो ये ऊपर वाला रिजल्ट आया था, इतना चार्ज फ्लो किया था। S1 S2 दोनों को क्लोज कर दिया है, इस केस में ये सिचुएशन है। एक और प्रॉब्लम अपन लेते हैं, आपकी बार ध्यान दीजिएगा। एक इनर स्फीयर है, रेडियस है आपकी r, एक कंसेंट्रिक स्फीयर ये है, इसकी रेडियस है 2r, एक और कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल आपको दी हुई कंडक्टिंग जिसकी रेडियस है 3r। ये तीन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स आपको दी हुई है, तीनों कंसेंट्रिक है, रेडियस r, 2r और 3r। इसको चार्ज दे दिया -q, इसको चार्ज दे दिया 2q, इसको चार्ज दे दिया 3q। पहले और तीसरे को कनेक्ट कर दिया। आप कैसे किया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कैसे करोगे ये तो मुझे भी नहीं पता, बीच वाले को टच किए बिना नहीं कर सकते। लेकिन इमेजिन करना, आपको पहले और तीसरे को कनेक्ट कर दिया है कंडक्टिंग वायर से और सेकंड को ग्राउंड कर दिया है। अब आपको बताना है तीनों के ऊपर फाइनल चार्जेस क्या होंगे। कैसे करेंगे एनीवन? पहले और तीसरे को कनेक्ट कर दिया है, ये मान लो A है आपका, ये B है और ये C है। A और C को आपस में ज्वाइन करा दिया,
और बी को ग्राउंड कर दिया है। अब आपको फाइनल चार्जेस पता करने हैं तीनों पे। सर फर्स्ट और थर्ड के पोटेंशियल को इक्वेट कर देंगे और सेकंड वाले पे जो पोटेंशियल होगा उसको जीरो कर देंगे। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इससे दो इक्वेशन आएंगे, लेकिन अननोन तो आपके तीन हुए, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ज कितना मानना पड़ेगा, Q1 यहाँ पे, Q2 और इस पे कितना चार्ज लोगे Q3। तो एक इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आप बीच वाले का पोटेंशियल आप जीरो कर दीजिए। तो पहले अपन यही कर देते हैं, बीच वाला स्फीयर है बी, इसका पोटेंशियल आप जीरो कर दो, तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। पहले और तीसरे के पोटेंशियल को इक्वेट कर देते हैं, एक इक्वेशन यहां से मिलेगा। पहले और तीसरे का पोटेंशियल इक्वेट कर दिया, एक यहां से आपने को मिल जाएगा। ये क्या कर दिया, गलत लिख दिया, VA इज इक्वल टू VC, ये अपने पास आ गया। पहले और तीसरे का पोटेंशियल इक्वेट कर दिया, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से जब आप दो कंडक्टर्स को ज्वाइन कर देते हो तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। जैसे अपन अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थ भी एक कंडक्टर है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो लेते हैं तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये हो गई, बी का पोटेंशियल जीरो कर दिया, ए और सी का पोटेंशियल इक्वेट कर दिया। तीसरी कंडीशन क्या लिखेंगे एनीवन, क्योंकि तीन अननोन है, तीन कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को 4Q से इक्वेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला जो है उसको ग्राउंड कर दिया है, तो सेकंड वाले का चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। पहले और तीसरे का तो चार्ज कंजर्व्ड है, अगर पहले और तीसरे का टोटल चार्ज देखें तो वो कंजर्व्ड है। ऐसा हो सकता है कि पहले से तीसरे में कुछ चार्ज आ जाए या तीसरे से पहले में कुछ चार्ज चला जाए, लेकिन इन पहले और तीसरे का टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहेगा। तो QA प्लस QC जो है कितना हुआ, -Q प्लस 3Q, ये तो आपका कंजर्व्ड ही रहेगा। किसके बराबर रहेगा, Q1 प्लस Q3 के बराबर रहेगा। तो एक इक्वेशन यहां से लिख सकते हो। सेकंड वाले को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड वाले को ग्राउंड किया, उसका चार्ज कंजर्व्ड नहीं है। ग्राउंड करने पर चार्ज कंजर्व्ड नहीं कर सकते आप। सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हो आप, वो भी अनलिमिटेड सप्लाई है, कितना भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कितना भी जा सकता है। तो अब ये तीन कंडीशंस आप लिखिए, तीनों कंडीशंस को तीन इक्वेशंस में आप कन्वर्ट कीजिए, फिर तीनों को सॉल्व करोगे तो Q1, Q2 और Q3 आपको पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे पहला कंडीशन अपन ये लिखते हैं, B का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अब जल्दी से बताते हैं क्या पोटेंशियल होगा। जैसे मैं B के ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को पता करना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो इस अंदर वाले स्फीयर के तो ये पॉइंट बाहर लोकेटेड है, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 2r डिस्टेंस पे, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 अपॉन 2r, ये आ गया। बाहर वाले के तो ये पॉइंट आपका सरफेस पे ही लोकेटेड है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q2 अपॉन इसकी रेडियस 2r। और ये जो आउटर है इसके ये पॉइंट अंदर लोकेटेड है, तो पोटेंशियल वही होगा जो इसकी सरफेस पे है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, K Q3 अपॉन 3r इज इक्वल टू 0। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3Q1 प्लस 3Q2 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये लिख लेते हैं, VA इज इक्वल टू VC। A और C का पोटेंशियल इक्वेट कीजिए, तो A का पोटेंशियल लिखो, तो A का पोटेंशियल इन तीनों की वजह से लिखोगे आप, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप लिखिए। तो इस सबसे पहले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वही जो इसकी सरफेस पे है, कितना होगा, K Q1 अपॉन R। दूसरे वाले की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वही जो दूसरे वाले की सरफेस पे है, कितना, K Q2 अपॉन 2R। और तीसरे वाले की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, चूंकि अंदर लोकेटेड है, वही होगा जो इसकी सरफेस पे है, कितना, K Q3 अपॉन 3R। अब C का पोटेंशियल लिखते हैं। अब ये पॉइंट देखिए, अंदर वाले के बाहर लोकेटेड है, तो उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 3R डिस्टेंस पे, तो अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 अपॉन 3R।
फिर इस सेकंड वाले के भी ये पॉइंट बाहर लोकेटेड है, उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 3r डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन 3r। और बाहर वाले की सरफेस पे है तो कितना होगा, KQ3 अपॉन 3r। एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगा, ये इक्वेशन भी आप सोल्व कर सकते हो। ये टर्म तो आपकी कैंसिल ही हो जाएगी, दोनों तरफ है, तो इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2/4। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। और एक इक्वेशन तो यहां से है ही, Q1 प्लस Q3 क्या है, 2Q के बराबर, Q1 प्लस Q3 इज 2Q। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। तीन इक्वेशन, तीन अननोन सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कीजिए इसको। Q1 तो ये आएगा, Q1 इज इक्वल टू 4Q/11, Q2 इज माइनस 16Q/11, और Q3 आएगा 18Q/11। आप सोल्व करोगे इन तीनों इक्वेशंस को तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ग्राउंडिंग के पैरेलल प्लेट पे भी देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गए जो स्फेरिकल प्लेट में ग्राउंडिंग के क्वेश्चन है, कुछ पैरेलल प्लेट में भी पूछे जाते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। Charge distribution on parallel plates when one or more plates are grounded. अगर अपन कुछ प्लेट्स को ग्राउंड कर दें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से अफेक्ट होगा। जैसे सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स अपन लेंगे। जैसे अगर ये केस होता, मान लो ये दो प्लेट हैं आपकी, एक को चार्ज दे दिया 2Q और एक को टोटल चार्ज दिया है 3Q। आपको ये पता है कि अगर अपन किसी को भी ग्राउंड ना करें तो चार्जेस किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ये पता है इस आउटर सरफेसेस पे तो चार्ज कैसे पता करेंगे, ये आ जाएगा 2Q प्लस 3Q/2, यानी इस पे कितना आएगा 5Q/2, इस पे कितना आएगा -Q/2, इस पे Q/2, और इस पे कितना होगा 5Q/2। तो इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इनमें से एक को ग्राउंड कर दूं तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या फर्क पड़ेगा। एक को ग्राउंड कर दिया है, अब क्या चार्जेज आएंगे, इसका चार्ज तो 2Q ही रहेगा टोटल चार्ज, इस पे चार्ज आपका कंजर्व रहेगा क्या, नहीं। अब ये बताइए कि क्या इफेक्ट होगा अगर अपन एक को ग्राउंड कर देते हैं, तो कैसे पता करेंगे कि अब जो सरफेसेज हैं उन पे क्या चार्ज आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा वैलिड होगा, लेकिन इसको प्रूव करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस केस में अपन प्रूव कर भी सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक जो है वो दूसरी जगह नहीं चलेगा, इसलिए उसको यहाँ पे पेश करना भी एक रहेगा आपका,
क्योंकि किसी और केस में आपका वैलिड नहीं रहेगा रीजन। यहाँ पे अपन ये देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है बुक्स में, लेकिन ये सही नहीं है तरीका। इसमें ये कहते हैं कि जैसे इसको अपन ग्राउंड कर रहे हैं, तो ग्राउंड करेंगे तो ये जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है आपका, ये आपका बाउंड चार्ज नहीं है। ये दोनों चार्जेस तो आपस में बाउंड है, लेकिन ये चार्ज अनबाउंडेड चार्ज है। तो ये अनबाउंडेड चार्ज जो है ये आपका अर्थ के अंदर चला जाता है। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना आ जाता है? 0, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये लॉजिक सभी जगह नहीं चलेगा। अब इस सरफेस पे चार्ज आपका 0 आ गया, इस सरफेस पे चार्ज मान लो आपका कितना है? Q, इस पे -Q, और इस पे कितना चार्ज आएगा? 2Q + Q। अब आप किसी भी एक कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट चूज कर लो, उस पे नेट फील्ड आप 0 कर दो। जैसे ये पॉइंट P चूज कर लिया, इसके ऊपर आप नेट फील्ड 0 कर दीजिए, इस पॉइंट P के ऊपर। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसके ऊपर नेट फील्ड आप देखोगे तो इस Q और -Q की वजह से, तो आपको पता है ये जो दोनों फेसेज हैं इन पे तो इक्वल और अपोजिट चार्जेज होंगे, तो इनकी वजह से तो P पे फील्ड आपका कैंसिल ही हो जाएगा। केवल इसकी वजह से फील्ड रहेगा, इस लेफ्ट फेस की वजह से। कितना फील्ड होगा? 2Q + q अपॉन A, ये तो चार्ज डेंसिटी आ गई, σ/2ε0, ये फील्ड आ गया। दिस मस्ट बी 0, ये फील्ड आपका 0 है। इसका मतलब 2Q + q इज 0, Q इज इक्वल टू -2Q। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? -2Q। यहाँ पे चार्ज क्या होगा? 2Q। यहाँ पे चार्ज क्या होगा? 0। ये लॉजिक जो है ये आपका सभी जगह चलेगा नहीं। तो आपको केवल ये ध्यान में रखना है, जब भी किसी प्लेट को आप ग्राउंड करोगे, जो आउटर जो सरफेसेज हैं उस कॉम्बिनेशन की, उस पे चार्जेज आपको 0 कर देना है। whenever one or more plates are grounded, whenever one or more plates are grounded, चाहे प्लेट आपके बीच में लोकेटेड हो, उसको भी ग्राउंड करोगे तो इफेक्ट सेम रहेगा। आउटर सरफेसेस पे चार्ज क्या आ जाएगा? 0। या 2 प्लेट्स को ग्राउंड करते हो तब भी वही रिजल्ट रहेगा। more plates are grounded, charges on outer surfaces becomes 0. ये किसी बुक में दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन ये लॉजिक जो है ये इंडियन जो लोग हैं जो पेपर सेट करते हैं वो इस लॉजिक को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं ये वहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता तो फॉरेन की जो बुक्स हैं हेलिडे, रेजनिक, उनमें जरूर इस पे कोई क्वेश्चन होता, लेकिन फॉरेन की किसी बुक में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। केवल इंडिया की जो एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही लॉजिक यूज़ किया जाता है। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब प्लेट में बहुत सारी प्लेट्स आपकी पैरेलल रखी हुई होंगी, इस केस में तो ठीक है, इस टाइप से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब बहुत सारी प्लेट्स हैं और किसी बीच की किसी प्लेट को आप ग्राउंड कर रहे हो तो इस टाइप से एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉजिक यही यूज होगा हमेशा। जब भी किसी प्लेट को ग्राउंड करोगे, किसी भी एक प्लेट को या ज़्यादा प्लेट को, तो आउटर फेसेस पे चार्जेस को क्या कर देना है? 0 कर देना। उसके बाद आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन है आपकी। हाँ रुसिल, सर एक बार सर ये अप्रोच दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरा इंटरनेट चला गया। इसमें ये कहा जाता है, देखो रुसिल, ये जो आउटर सरफेस है आपकी सेकंड प्लेट की, इस प्लेट को अपन ग्राउंड कर रहे हैं, तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो आपका अनबाउंडेड चार्ज है, क्योंकि ये आपका बाउंडेड नहीं है। यहाँ पे तो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे वो आपस में बाउंडेड रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो अनबाउंडेड चार्ज है। तो जब अपन इसको ग्राउंड करते हैं तो ये चार्ज आपका ग्राउंड के अंदर चला जाता है। अब इस पे चार्ज 0 आ गया।
अब इस पे आप मान लीजिए, अब बाकी सरफेसेस पे आप अज्यूम कर लीजिए, जैसे इस पे अज्यूम कर लिया क्यू है, इस पे माइनस क्यू होगा गॉस लॉ से, इस पे टोटल चार्ज इसका तो कंजर्व्ड ही है, क्या होगा 2q प्लस क्यू। अब इस पॉइंट के ऊपर फील्ड आप जीरो कर दीजिए क्योंकि प्लेट के अंदर लोकेटेड है, उससे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा q इज इक्वल टू -2q। और उससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, आउटर सरफेसेस पे तो चार्ज आपका जीरो हो गया, अंदर ये जो आपकी सेकेंड प्लेट है इसका पूरा चार्ज अंदर आ गया 2q, और इसके सामने गॉस लॉ से क्या होगा -2q। तो ये केवल इसी केस में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी केसेस में इस टाइप से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे मैं अगर ये दे देता आपको, इस केस में बताइएगा क्या रहेगा। मान लो इसको चार्ज दिया है अपन ने q, इसको -4q, इसको 2q, और आपने मान लीजिए मिडिल प्लेट को ग्राउंड कर दिया है। अब ग्राउंड करने के बाद चार्जेस क्या होंगे, ये तो ग्राउंड करने से पहले है, बिफोर ग्राउंडिंग या बिफोर अर्थिंग। आफ्टर अर्थिंग क्या चार्जेस रहेंगे, बिफोर अर्थिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, इनको सम करके 2 से डिवाइड करो, तो ये सम करोगे तो -q आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो -q/2, यहाँ पे -q/2 होगा, यहाँ पे -q/2 होगा, यहाँ पे 5q/2 होगा, यहाँ पे -5q/2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा -3q/2, यहाँ पे +3q/2। ये तो है बिफोर अर्थिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से। आफ्टर अर्थिंग क्या होगा, अर्थ करने के बाद किसी भी प्लेट को अर्थ कीजिए, ये इंडिपेंडेंट है कि किस प्लेट को आप अर्थ कर रहे हो, आउटर सरफेसेस का चार्ज आपको जीरो कर देना है। क्यों कर देना है, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी बुक में दिया हुआ नहीं है, ये इस टाइप से एक्सप्लेन करना भी बहुत वो नहीं है रीजनेबल, लेकिन आपको करना ऐसे ही है क्योंकि क्वेश्चंस इस पे प्रॉपरली पूछे गए हैं इंडियन एग्जाम्स में, और उसमें आंसर ऐसे ही करना है। तो इस आउटर फेसेस का चार्ज क्या हो गया, जीरो। अब आप चार्ज कंजर्वेशन से पता लगा सकते हो, इस पे जीरो आ गया तो इसका पूरा चार्ज इनर सरफेस पे आ जाएगा, क्यों, फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, -q आ गया। इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे जीरो है तो इसका पूरा चार्ज इनर सरफेस पे आ जाएगा, कितना 2q, फेसिंग सरफेस पे चार्ज कितना होगा -2q। आप ये भी बता सकते हो कि कितना चार्ज ग्राउंड में चला गया, क्योंकि इनिशियली चार्ज टोटल चार्ज कितना था -4q, अब टोटल चार्ज कितना हो गया -3q, तो कुछ चार्ज आपका ग्राउंड में गया होगा, वो आप पता कर सकते हो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको पूछी जा सकती हैं। अब इस पे कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स अपन देखते हैं। मान लो 4 प्लेट दी हुई है, ये 4 प्लेट आपके पास है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन पे हैं और वो आपसे नहीं बन पाएंगे, जैसे जब चार्ज डेंसिटी आपकी स्फीयर पे इस टाइप से वेरी करे या सिलेंडर पे इस वेरी करे, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कोस थीटा या सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट साइन थीटा। अगर चार्ज डेंसिटी इस टाइप से वेरी कर रही है, सिग्मा नॉट कोस थीटा या सिग्मा नॉट साइन थीटा, स्फेरिकल सेल के केस में हो सकता है या सिलेंडर सेल के केस में इस टाइप की चार्ज डेंसिटी दी जा सकती है। तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं अंदर, वो आपसे नहीं बन पाएगा, इसको एक स्पेशल टेक्निक से ही अपन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम्स मैं आपकी लूँगा। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे 2 चार्जेज हैं आपके, ये 2 चार्जेज आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ भी अगर मान लो कि जो फील्ड लाइन है वो किस टाइप से टर्मिनेट हो रही है, कितने एंगल पे टर्मिनेट हो रही है, वो अगर दिया हुआ हो
तो किस टाइप से अपन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो पता करते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। या फिर कुछ और टाइप की प्रॉब्लम है, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे नहीं बनेगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। ये प्रॉब्लम देखिए पैरेलल प्लेट्स पे, यहाँ पे इस प्लेट को ग्राउंड कर दिया गया है, इस प्लेट को भी ग्राउंड कर दिया गया है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 2Q है, इनके बीच सेपरेशन आपका L दिया हुआ है, इनके बीच भी सेपरेशन L है, इनके बीच सेपरेशन 2L है। आपको ये बताना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सभी फेसेस पे, यानी सभी सरफेसेस पे क्या क्या चार्ज आएगा, किस टाइप से करिएगा। एनीवन, किस टाइप से करना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सुशांत। सर हाँ सर, जो दो प्लेट्स अर्थड हैं उनके जो आउटर सरफेस है उस पर तो 0 मान लेते हैं, और सर आफ्टर अर्थिंग 0 होगा, ठीक है। और सर आफ्टर अर्थिंग मान लेते हैं इस पर टोटल चार्ज आ गया Q1 और Q2 आउट जो जो अर्थ की गई हैं। तो सर हाँ, इनर अंदर सरफेस वाली पे जो सरफेस है, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड नहीं है, तो अंदर वाली सरफेसेस पे तो कुछ चार्ज आएगा। तो अब वो चार्ज कितना, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे चार्ज x है, तो फेसिंग सरफेस पे कितना चार्ज होगा -x, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए Q, तो इस पे कितना आ जाएगा, इस सरफेस पे Q + x, इसकी फेसिंग सरफेस पे -Q - x, और इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए 2Q, तो इस पे कितना आएगा 3Q + x, इसकी फेसिंग सरफेस पे क्या होगा -3Q - x। अब ये बताओ x कैसे पता करेंगे? सर गॉस लॉ लगा देंगे किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में पॉइंट P पे कंसीडर करके। जैसे सर A का पोटेंशियल कितना है 0, D का पोटेंशियल कितना है 0, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ 0। A और D दोनों को ग्राउंड किया हुआ है, तो A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। यहां से एक कंडीशन बन सकती है, A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, VA - VB प्लस VB - VC प्लस VC - VD इज इक्वल टू 0। यहाँ पे VC से -VC कैंसिल हो जाएगा, VB से -VB कैंसिल होगा, वही आ जाएगा VA - VD। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अब इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, कैसे पता करोगे? आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो फील्ड लाइन के अलोंग अगर आप d डिस्टेंस चलते हो, जैसे ये फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म फील्ड है आपका, इस फील्ड लाइन के अलोंग अगर आप d डिस्टेंस चलोगे तो पोटेंशियल कितने से ड्रॉप हो जाएगा, ED से ड्रॉप हो जाता है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल अगर आपका 0 है तो यहाँ पे कितना होगा, ED होगा, क्योंकि फील्ड लाइन के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा, ED से ड्रॉप हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जैसे इस प्लेट का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल में कितना डिफरेंस होगा। अब इसको अपन ने x चार्ज माना, इस पे -x चार्ज, तो फील्ड लाइन इस टाइप से रहेगी आपकी। तो फील्ड लाइन अगर ऐसी रहेगी, फील्ड लाइन के अलोंग कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, L डिस्टेंस चल रहे हैं, तो कितना ड्रॉप होगा, E × L के बराबर, यानी VA - VB किसके बराबर होगा, E × L के बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपका E1 है, तो ये जो आपका अंतर है इसको क्या लिख सकते हैं, E1 × L। फिर बात आती है VB - VC, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट लिया, ये नेगेटिव प्लेट लिया है, तो फील्ड लाइन किस टाइप से रहेगी, इस टाइप से। फील्ड लाइन के अलोंग L डिस्टेंस चलेंगे तो कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पे फील्ड मान लो आपका कितना है E2, तो कितना ड्रॉप होगा, E2 × L। फिर यहाँ पे अपन ने ये प्लेट पॉजिटिव लिया है, ये नेगेटिव लिया है, तो फील्ड लाइन के अलोंग 2L डिस्टेंस चल रहे हैं, यहाँ पे मान लो फील्ड आपका E3 है, तो कितना ड्रॉप होगा, E3 × 2L इज इक्वल टू 0। और अब आप E1, E2 और E3 की वैल्यू आप लिख दीजिए। तो प्लेट्स के बीच में जो आपका फील्ड होता है वो कितना होता है,
प्लेट्स के बीच में जो फील्ड आपका होएगा वो तो केवल ये जो फेसिंग सरफेस है इन पे चार्ज है उसी से अफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैं फील्ड आप निकाल रहा हूँ तो ये यहाँ पे जो फील्ड होगा ये केवल फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इनकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इनकी वजह से भी यहाँ फील्ड कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों सरफेसेस पे सेम चार्ज है लेकिन ये दोनों तरफ लोकेटेड है, तो इन दोनों की वजह से फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट होगा, करेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी सारे चार्जेस की वजह से तो यहाँ फील्ड कैंसिल हो रहा है, किसकी वजह से होगा? केवल इस सरफेस की वजह से रहेगा और इस सरफेस की वजह से रहेगा। कितना होगा नेट फील्ड? तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सरफेस है, इसकी वजह से फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव सरफेस है, इसकी वजह से भी फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप इस फेसिंग सरफेस पे सिग्मा पता कर लो कितना है। सिग्मा कितना होगा? x अपॉन ए, और यहाँ पे जो नेट फील्ड है वो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप एप्सिलॉन नॉट से इसको डिवाइड कर दो, ये नेट फील्ड हो गया, इनटू L प्लस E2 पता करना है। तो यहाँ भी जो फील्ड होगा इस रीजन के अंदर, जो फील्ड आपका रहेगा ये फेसिंग सरफेसेस पे चार्जेस की वजह से होगा। तो फेसिंग सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है? Q प्लस एक्स अपॉन ए, और फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा हो गया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L। यहाँ पे फील्ड कितना रहेगा? ये फील्ड आपका इस फेसिंग सरफेस पे चार्ज की वजह से रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पता कर लो, 3Q प्लस एक्स अपॉन ए। फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L इज इक्वल टू 0। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास ये आ जाएगा, L तो कट कर दो, एप्सिलॉन नॉट ए को भी कट कर दो, x प्लस Q प्लस एक्स प्लस 6Q प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यानी 4x इज इक्वल टू माइनस 7Q, x इज इक्वल टू माइनस 7Q बाई 4। तो एक बार x पता लग गया तो हर सरफेस पे आपको चार्ज पता लग जाएगा। तो देखो इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये फील्ड कैसे कैलकुलेट किया है? फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी दो प्लेट्स के बीच में, और यहाँ पे जो फील्ड नेट फील्ड आपका होगा वो केवल फेसिंग सरफेस की वजह से होगा, क्योंकि बाकी सरफेसेस की वजह से फील्ड यहाँ पे कैंसिलाइज्ड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दी जाए तो क्या आप इसको कर सकते हो? मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपको इस पे दे रहा हूँ, ये देखते हैं कौन कर पाता है अब की बार। चार प्लेट हैं आपकी, चार पैरेलल प्लेट आपको दी हुई है। प्लेट सेपरेशन ये L 2L L, इसको ग्राउंड कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, इस पे Q चार्ज है, इस पे 2Q चार्ज है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है क्या होगा? एनीवन किस टाइप से करेंगे बताइए? एनीवन? ग्राउंड कर दिया किसी भी प्लेट को तो आउटर सरफेसेस पे तो आपका चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा। इन पे चार्ज 0 रहेगा। अब इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज है? मान लो x है, इस पे कितना होगा? माइनस एक्स, इस पे Q प्लस एक्स। इधर वाली सरफेस पे कितना आएगा नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पता कर सकते हैं। इस पे 0 है, इस पे टोटल चार्ज 2Q है जो कंजर्व्ड है, तो इस पे कितना आएगा? प्लस 2Q, इधर आ जाएगा तो इस पे कितना आएगा? माइनस 2Q।
अब ये केवल x पता करना है, अगर x पता हो जाए तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, A B C, A का पोटेंशियल 0 है, C का पोटेंशियल 0 है, कंडीशन अप्लाई कर दो, VA माइनस VC इज 0। तो इसको ये लिख सकते हो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज 0। इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। तो यहाँ पे फील्ड आपका इधर की ओर अपन मान के चल रहे हैं, मान लो ये E1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E1 इंटू दोनों के बीच सेपरेशन कितना है L। यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन 2L है, फील्ड इधर की ओर मान के चल रहे हैं, मान लो ये E2 है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, E2 इंटू 2L इज इक्वल टू 0। E1 की वैल्यू क्या होगी, फेसिंग सरफेस पे चार्ज डेंसिटी देखो कितनी है, x अपॉन a, फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 फेसिंग सरफेस पे चार्ज डेंसिटी देखिए कितनी है, q प्लस एक्स अपॉन ए, फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या आएगा आपके पास, x प्लस 2q प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2q/3। अब x पता लग गया तो हर फेस पे आपको चार्ज की वैल्यू पता कर सकते हैं, चार्ज की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखिए क्लियर है कि नहीं सभी को। तो ये था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका एक टॉपिक तो ये रह गया कि कैविटी के अंदर चार्जेस जो है वो किस टाइप से जनरेट होते हैं, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो अपन स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो आप नहीं कर पाओगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो बाकी जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। मैं ये मीटिंग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ। ये क्लियर है किस टाइप से किया है प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।